नमस्कार संस्कृताय मित्रों, विलेज होम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमारे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं एक पवन सर आपके समक्ष सीटेड और यूपीटेट और एमपीटेट रीट के लिए जो है हिंदी शिक्षण का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष। और हमारे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेयर करें। सभी का धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है पहला क्वेश्चन हिंदी शिक्षण से आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या दिया है? निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। पूछ रहा है कि व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। नंबर 1 में क्या है? सूत्र विधि। नंबर 2 आगमन निगमन विधि। नंबर 3 व्यास विधि। नंबर 4 समवाय विधि। तो व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, तो सूत्र विधि भी व्याकरण शिक्षण में आती है, ये भी सही है। आगमन निगमन विधि ये भी आपका आता है। समवाय विधि ये भी आती है। लेकिन नंबर 3 व्यास विधि ये कोई भी विधि नहीं है। तो क्या है? व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। नंबर 3 हमारा व्यास विधि नहीं है। तो हमारा कौन सा सही राइट आंसर होगा? जो है व्यास विधि नहीं है। व्याकरण शिक्षण की विधि व्यास विधि नहीं है। हमारा 3 क्वेश्चन नंबर जो है 1 का तीसरा विकल्प सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ ही साथ प्रसंग व अवसरा अनुकूल, ठीक है, क्या बता रहा है? रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ ही प्रसंग व अवसरा अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो यह विधि है क्या? समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, नंबर 3 आगमन विधि, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ प्रसंग व अवसरानुकूल, ठीक है, अवसरा अनुकूल व्याकरण की भी शिक्षा दी जाती है, यह विधि है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 का राइट आंसर 1 ऑप्शन नंबर सही होगा। नंबर 1 समवाय विधि। प्राथमिक स्तर पर जो है रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ ही साथ प्रसंग और व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती है, यह विधि समवाय विधि कहलाती है। हमारा नंबर 1 विकल्प सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है? पाठ्य योजना के निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको? विद्यार्थी को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, किसी को नहीं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? राइट आंसर क्या होगा? पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है? वो शिक्षक को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन विकल्प 2 सही होगा। शिक्षक को। पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? शिक्षक को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगला है कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है नंबर 1 स्वस्थ मनोविनोद, नंबर 2 स्मृति शक्ति का विकास, नंबर 3 कल्पना शक्ति का विकास और नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? स्वस्थ मनोविनोद का भी विकास होता है, ये भी सही है हमारा। ठीक है, स्मृति शक्ति का भी विकास होता है, ये भी सही है। कल्पना शक्ति का भी विकास होता है कविता शिक्षण से, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी। कविता शिक्षण से जो है स्वस्थ मनोविनोद का भी विकास होता है और बालक में स्मृति शक्ति का विकास होता है और बच्चे में जो है कल्पना शक्ति का और तर्क शक्ति का भी विकास होता है कविता शिक्षण से। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है, उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है? शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है इकाई योजना की, दल शिक्षण की, सूक्ष्म शिक्षण की, अभिक्रमिक अनुदेशन की।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हमारा शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की। ठीक है, किसकी? सूक्ष्म शिक्षण की। तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा विकल्प सही होगा, सूक्ष्म शिक्षण की। तो शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है किसकी? सूक्ष्म शिक्षण की। 3 नंबर सही होगा विकल्प। अगला है वाचिक कौशल गिना जाता है। ठीक, वाचिक अभिनय में किया जाता है क्या? जो वाचिक कौशल होते हैं इसमें अभिनय किया जाता है वो क्या होता है? शिक्षक द्वारा अभिनय, विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद योजना, नाटक करना, इनमें से कोई नहीं नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है विकल्प नंबर 2 सही होगा, वाचिक अभिनय में किया जाता है विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। इसका 2 नंबर विकल्प सही होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर 2। एक है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है ध्वनि साम्य विधि नंबर 1, नंबर 2 व्याकरण अनुमान विधि, और नंबर 3 उच्चारण विधि, नंबर 4 अनुकरण विधि। क्या बताया? एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो रहता है एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि वो कौन सी है? ध्वनि साम्य विधि। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ध्वनि साम्य विधि। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? ध्वनि साम्य विधि। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला विकल्प सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? बालक को जो है बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन से, आदर्श वाचन से, प्रस्तावना से, या स्पष्टीकरण से। 4 नंबर। ठीक है, तो बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो होता है क्वेश्चन नंबर 8 का 3 ऑप्शन नंबर सही हो, प्रस्तावना से पता चलता है बालक को कि क्या पढ़ना है। बालक को किस सोपान से पता चलता है? प्रस्तावना कौशल से। ठीक है, पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है प्रस्तावना कौशल से। इसका 3 नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8 का प्रस्तावना। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है कविता शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्या विधि, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नोत्तर विधि, और ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रखा है? गीत अभिनय विधि और उपयुक्त विधि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है 4 ही होगा हमारा कि कविता शिक्षण में क्या होता है। चलो छोटा करते हैं। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है तो व्याख्या विधि भी होती है क्वेश्चन नंबर 9 में, और प्रश्नोत्तर विधि होती है, और गीत व अभिनय विधि, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त सभी। इसका नंबर 4 ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि, गीत व अभिनय विधि जो है कविता शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है? निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। क्या पूछ रहा है? आधारभूत कौशल नहीं है, भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। विचार करना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये विचार करना हमारा आधारभूत कौशल नहीं है भाषा का। पढ़ना ये भी कौशल है हमारा, सुनना ये भी कौशल है, और बोलना ये भी, और एक लिखना कौशल होता है। ठीक, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना ये हमारे कौशल है, लेकिन विचार करना ये आधारभूत कौशल के अंतर्गत नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड की पंचपदी का पद नहीं है। क्या पूछा है? हार्वर्ड जो पंचपदी प्रणाली है उसमें कौन सा पद नहीं है? प्रस्तावना ये भी है, पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण और तुलना। तो हार्वर्ड की जो है पंचपदी प्रणाली में पुनरावृत्ति का जो है ऑप्शन नहीं आता है, पुनरावृत्ति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 11 का राइट आंसर 2 ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पुनरावृत्ति का पद नहीं है। अगला है कविता शिक्षण की विधि नहीं है।
तो कविता शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? रसाद्वान, ठीक है, क्या है? रसा आस्वादन विधि। नंबर 2 व्याख्या विधि। अगला है नंबर 3 अनुकरण विधि। नंबर 4 गीता अभिनय विधि। गीत अभिनय विधि। तो क्या होता है कि पूछ रहा है कविता शिक्षण की विधि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर जो होता है रसा आस्वादन विधि भी कविता शिक्षण की विधि है। व्याख्या विधि ये भी है। और क्या है? अनुकरण विधि। ये अनुकरण विधि नहीं आती है, ये हमारा कविता शिक्षण की विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। अनुकरण विधि कविता शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है? भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है पद्य शिक्षण में, व्याकरण में, गद्य शिक्षण में, लेखन में। तो किसमें है? भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर दूसरा सही होगा, व्याकरण में। तो भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है व्याकरण में। 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है? भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है मौखिक, ऑप्शन नंबर 2 लिखित, ऑप्शन नंबर 3 साहित्यिक और चौथा विकल्प दोनों। तो भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है क्वेश्चन नंबर 14 का जो है चौथा ऑप्शन सही होगा, दोनों, मौखिक और लिखित। ठीक है, 14 का जो है चौथा ऑप्शन सही होगा, मौखिक और लिखित। भाषा शिक्षण का मूल आधार जो मौखिक और लिखित दोनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा, दोनों, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है? देखिएगा, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? वह कौन सा वाचन जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, संवेत वाचन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा, मौन वाचन। ये हमारा आता है, किस में आता है? मौन वाचन किस में प्रयोग नहीं किया जाता है? वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है? मौन वाचन हमारा जो होता है गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है तीसरा विकल्प हमारा सही होगा, मौन वाचन। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है? द्वितीयक भाषा शिक्षण का विषय है। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण और उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन में। तो द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण। तो हमारा उपयुक्त सभी विकल्प सही होगा। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण, ये सभी हमारे द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है? दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है, शिक्षक का अभाव, एक से अधिक, 20 शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का 2 ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई? कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई? सूत्र विधि, समवाय विधि, नंबर 2 में समवाय विधि, नंबर 3 कहानी कथन विधि, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारी कौन सी विधि जो संस्कृत शिक्षण से हिंदी शिक्षण में आई है? तो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सूत्र विधि का जो है हमारी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है, सूत्र विधि। 18 का एक का ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, सूत्र विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है?
जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं। जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन, नंबर 1। नंबर 2 मौन वाचन, नंबर 3 आदर्श वाचन, नंबर 4 संवेद वाचन। तो जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का जो है तीसरा विकल्प सही होगा, आदर्श वाचन। जब अध्यापक द्वारा ही पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है उसे कहते हैं आदर्श वाचन। ठीक है, आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा, अनुकरण वाचन छात्र के द्वारा होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का तीसरा विकल्प सही होगा, आदर्श वाचन। अगला है लास्ट क्वेश्चन आपके समक्ष। आप और हमारे चैनल को लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं क्या है। वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं। वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है स्व अध्ययन, पर्यवेक्षित अध्ययन, गृह कार्य, मौखिक कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा ऑप्शन सही होगा, पर्यवेक्षित अध्ययन जो है वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं वो कहलाती है पर्यवेक्षित अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा विकल्प सही होगा। आज के बस यहीं तक क्वेश्चन नंबर के 20 क्वेश्चन लेकर के आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस में आने का सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे प्यारे छात्रों एवं भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।